नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हो उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, गणित या मैथ सब्जेक्ट का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में हमारी ये बात आती है कि यार ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसको तो छोड़ दें तो ही अच्छा है, या सिलेबस में नहीं होता तो ही ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, इसमें तो हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका है वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम इस सब्जेक्ट को बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उनकी जैसे हम इसको नहीं पढ़ सकते। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपने कोई सा भी चैप्टर कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, प्रश्न नंबर 1 की जगह 7 पहले पढ़ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो याद करने हैं आपको। जीके पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ लो, राजस्थान की पढ़ते पढ़ते ही आप भारत की पढ़ने लग जाओ, भारत की पढ़ते पढ़ते विश्व की पढ़ने लग जाओ, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गणित में एक समस्या ये है कि इसमें आप ये अपनी मर्जी नहीं चला सकते, मर्जी गणित अपनी चलाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उस गणित की मर्जी में अपने आप को ढालना है। ठीक है, अगर हम अपने आप को उसमें ढाल देंगे तो फिर गणित हमसे दोस्ती कर लेगी और हमारे लिए एकदम वो पारिवारिक हो जाएगी और हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों, ये एक शर्त है कि हमको पहले गणित की मर्जी से चलना होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर हम गणित की मर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, क्या है गणित की मर्जी? गणित की मर्जी ये है कि ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, ये चलता हमेशा 0 से लेके और ऊपर तक। ठीक है, 0 से, जब तक आपको बेस, आधार, ग्राउंड की नॉलेज नहीं होगी तब तक ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आएगा। आप कितना ही इसको बुरा भला कह लो, आप इसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी गारंटी है, ये सब्जेक्ट, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, ये सब्जेक्ट आपको आएगा। ठीक है, बस मर्जी किसकी चलेगी? गणित की। ठीक है, तो उसके लिए अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, 0 से। दिक्कत क्या है कि प्रश्न करते करते ही कोई पुरानी चीज उसमें काम आ जाती है और वो हमें पता नहीं होती है और हम उस प्रश्न को फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका उत्तर आता नहीं। शुरू तो हो जाता है वो, लेकिन उसका उत्तर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको 0 लेवल से एक एक चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप ढंग से समझें और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप करते रहें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं गणित। गणित क्या है? संख्याओं का खजाना है। ठीक है, नंबर्स। गणित का नाम आते ही नंबर्स ही नंबर्स याद आते हैं हमको। शुरू में तो अभी नंबर्स ही बात करेंगे, फिर और आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें उन संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि ये संख्याएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। सबसे पहली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत होती है उनको बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। और इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, हिंदी माध्यम वालों को भी कैपिटल एन से ही व्यक्त करना पड़ेगा।
ठीक है, पूरे विश्व में इसी सिंबल से इसको व्यक्त करते हैं प्राकृत संख्याओं को। और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और आगे जाते जाते अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। हमारी गिनती खत्म हो जाए लेकिन ये संख्याएं खत्म नहीं होती है, अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्याएं। उसके बाद दूसरी जो संख्याएं होती है, आप कह दो कि सर इसमें 0 तो आया ही नहीं, तो अभी मैंने क्या बोला कि प्रकृति की संख्या, प्रकृति की वस्तुएं जो गिनी जाती है। तो अब प्रकृति की कोई चीज, कोई पेड़ गिनना है तो 0 क्यों गिनेंगे हम, ठीक है। अगर हमें कोई बस गिननी है, ट्रक गिनने हैं, तो जो भी प्रकृति में चीजें हैं वो 1 2 3 से शुरू होगी। लेकिन आप कह दो कि सर पेड़ हमने गिने और उसमें से सारे ही काट दिए, तो फिर 0 भी तो आएगा। तो प्राकृत संख्याएं अभी पूर्ण नहीं है। कब पूर्ण होगी? जब इसमें हम 0 डालेंगे, ठीक है। तो 0 डालते ही वो हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। इसको व्यक्त करते हैं W से, और इसके अंदर 0 1 2 3 से लेके, और ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक। ये दूसरी तरह की संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है संख्याओं का, कि सर संख्याएं तो माइनस में भी होती है, बिल्कुल होती है, कोई मना नहीं है, लेकिन गिनने में माइनस काम में नहीं आता है। लेकिन और जो दूसरी प्रक्रियाएं करने में माइनस की भी जरूरत होती है। तो फिर तीसरे नंबर की जो संख्याएं होती है उसको बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक, ठीक है, पूर्ण अंक, पूर्णांक। और उसमें आते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसको आई से भी डिनोट करते हैं, आई से भी व्यक्त करते हैं, और ज्यादातर जेड, कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं, ये जेड। और पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्या भी आ जाती है, तो माइनस से ये स्टार्ट होता है, माइनस से अनंत, माइनस अनंत से चलता हुआ ये आता है पूर्णांक। और -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 से लेके और आगे अनंत की तरफ वापस चला जाता है। देखो, अनंत माइनस में भी होता है और अनंत प्लस में भी होता है। अनंत, अनंत का मतलब आपको पता है, इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। अनंत अपरिभाषित, मतलब जिसमें, जिसको गिन नहीं सकते हम। अनंत को कोई नहीं गिन सकता। अगर आप अनंत का आधा करोगे तो भी वो अनंत ही रहेगा, आप अनंत का 100वां हिस्सा करोगे तो भी वो अनंत ही रहेगा, ठीक है। ये कभी आधा नहीं होता, कभी कुछ नहीं। इसलिए ये दिमाग में मत रखना आप कि अनंत को आधा किया तो सर वो अनंत बटा 2 हो गया। नहीं बेटा, इनफाइनेट अनंत को आधा करोगे, 1/3 करोगे, 1/10 करोगे, ये अनंत ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूर्णांक, तीसरी तरह की संख्या हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी चौथी तरह की संख्या है, नंबर 4, उस पे आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय, परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब प्लस की संख्याएं आ गई, माइनस की भी आ गई, 0 भी आ गया, ठीक है। तो अपॉन में भी तो संख्या होगी। कोई चीज अगर हमारे पास एक है साबुत, और अगर हमने इसको आधा कर दिया तोड़ के, तो फिर उस आधे को कैसे व्यक्त करेंगे हम, ठीक है। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन तक तो समझ में आती है, लेकिन कोई चीज ऐसी भी तो होती है जिसको तोड़ के आधा आधा, कई बार हम फ्रूट खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई 1.5 किलो दे दे, तो फिर अब उस 1.5 को कैसे व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए हमको परिमेय संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है।
हाँ, एक बात मैं पूर्णांक से संबंधित आपको वापस बता दूं। कई बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है कि सर ये जीरो का निशान क्या होता है। तो जीरो जो है उसका कोई निशान नहीं होता है, ठीक है। जीरो न तो प्लस होता है न माइनस होता है, ठीक है। ये तो प्लस और माइनस की संख्याओं को जोड़, मीडिएटर है उनका, उनको जोड़ता है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती है बच्चों जिसको हम P अपॉन Q, ठीक है, मतलब हम उसको भिन्न रूप में, फ्रैक्शन रूप में लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, P बटा Q। और Q का जो मान है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। गणित में हमेशा, जिंदगी में याद रखना कि गणित के अंदर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हिंदी में बोलते हैं अंश बटा हर, तो हर जो है इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो हर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, जिंदगी में कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हर या डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो संख्या अनंत बन जाती है, ठीक है। तो फिर ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे ही चलते चलते मैं बात कर लूं, जैसे कभी कहीं लिखा हुआ है 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो बच्चों आपको अपने आप समझ जाना है, आपको अपने आप समझ जाना है कि यहां पर x का मान हम 3 नहीं ले सकते, x का मान 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x का मान हमने 3 लिया तो वो नीचे जीरो आ जाएगा और ये बात झूठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप ध्यान रखो, कोई नहीं बताए तो भी आप ध्यान रखो, डिनोमिनेटर कभी जीरो मैथ्स में नहीं होता है, ठीक है जी। तो फिर अब ये परिमेय संख्याएं कैसी होती है, जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इसको व्यक्त करते हैं Q से, और इसके अंदर आपके जो संख्याएं आएगी 7/9 माइनस 13/17, ठीक है, 19/21, बहुत सारी जो भी अपॉन में जो संख्याएं होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन देखना बच्चों इधर, ये जो आपका 8 है, ये जो 0 है, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 8 को आप लिख सकते हो 8/1, ठीक है, 8/1, 0/1, और ये भी अनंत से शुरू होती है और अनंत को ही वापस जाती है। तो 8/1, 0/1। तो हमेशा याद रखना है कि ईच नंबर हैव डिनोमिनेटर 1। किसी भी संख्या का जो हर है वो हमेशा 1 होता है। अगर अकेली संख्या लिखी हुई होती है तो भी उसका हर 1 होगा, नीचे अपॉन में बटे हुए में 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्याएं, जिसको हम फ्रैक्शन, बटे हुए में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स मतलब जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे, किस किस को नहीं लिख सकते भाई P/Q के रूप में? इसको वैसे T से व्यक्त करते हैं, वैसे कोई पर्टिकुलर इसका जो चिन्ह है वो नहीं होता है, सिंबल नहीं होता है, बट T से ज्यादातर बुक्स में इसको व्यक्त किया जाता है, किताबों में। तो ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q में नहीं लिख सकते। आप कह दो कि सर फिर तो वो संख्या हो गई आपके 1.3। अरे नहीं बेटा, 1.3 को तो आप लिख सकते हो, पॉइंट हटा दो ना। ये देखो 1/3 है, ये अपरिमेय नहीं है। आप 1/3 का ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लग जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी 13/10। तो ये परिमेय संख्या है। तो मैं पॉइंट वाली संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं तो ऐसी संख्या जिसमें, देखो, जिसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद के जो अंक हैं वो कभी रुकेंगे ही नहीं। कैसे?
जैसे रूट टू की अगर कभी आपने वैल्यू निकाली है 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, या अब आजकल तो कैलकुलेटर हो गए, तो आप कैलकुलेटर में √2 डालो तो आप देखोगे कि इसका मान कभी भी रुकता नहीं है। इसका मान जो है वो लगातार पॉइंट के बाद चलता रहता है। मतलब इसका मान एक तरह से मैं कह दूं, √2 का जो मान है वो होता है 1.414 से लेके अनंत तक डॉट 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 चलता रहता है। तो फिर अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो बेटा ये पॉइंट हटाऊंगा तो फिर नीचे कैसे 0 लगाऊंगा? वहां तो 1 के बाद पॉइंट था तो मैंने नीचे 10 लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास वो आगे के अंक गणना में ही नहीं आ रहे हैं, काउंट ही नहीं हो रहे हैं, तो मैं कैसे इसको हटा के नीचे 0 लगाऊंगा? ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो √2, √3, √5, √6, मैं ये नहीं कह रहा कि रूट के अंदर विषम संख्याएं, अरे बात ही नहीं हो रही है, अंदर सम संख्या भी हो सकती है। तो फिर आप कह दो सर √4 को क्यों छोड़ दिया आपने, √4 को क्यों छोड़ दिया आपने? अरे बेटा √4 जो है वो तो 2 होता है, ठीक है, वो तो 2 होता है, इसलिए उसको हम अपरिमेय संख्या में नहीं मानेंगे, वो परिमेय संख्या होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो सब परिमेय संख्याएं होती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे √6, √7, √8 भी, ठीक है, क्योंकि √8 में भी फिर √2 आ जाएगा वापस। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। अब एक बहुत काम की बात, 5वीं और 6ठी क्लास के अंदर जब हम वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल जब निकालते थे तो वहां हम एक सिंबल यूज करते थे पाई, ठीक है। तो पाई का जो मान है वो हम लेते थे 22/7। तो फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कह देते हैं कि सर जो पाई है वो परिमेय संख्या है, और बस हो गया गलत। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो फिर मैं परिमेय में क्यों नहीं ले रहा उसको, ठीक है। तो अभी आपको मैं, और पाई का मान 3.14 डॉट डॉट भी होता है, तो उसको भी मैं क्यों नहीं मान रहा हूं कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम एक बार बात कर लेते हैं कि पाई होता क्या है, तो आपको कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं आप, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, गणित की मर्जी से चलना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक एक चीज को सीखते जाओ। अगर शुरू में अच्छा सीख लिया तो फिर कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो देखना, अब पाई का क्या करें, तो सुनो बच्चों, पाई होता क्या है, पाई क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अब आपको तो इतना टाइम नहीं होगा करने का, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। आपको क्या करना है, अलग अलग त्रिज्या के वृत्त लेने हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, और इन सब की आपको लानी है परिधि, इसकी भी लानी है परिधि, सरकमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी भी लानी है परिधि। अब आप कह दो सर जब पाई काम ही नहीं ले सकते तो परिधि कहां से लाएंगे हम? तो आप ऐसा करो, कोई पाई की जरूरत नहीं है, एक ऑल पिन लो और उसको, ये जो वृत्त है ना, ये किसी एक कार्डबोर्ड के ऊपर बनाओ और धागा लगा के, यहाँ ऑल पिन लगा दो और धागा लगा के और इसको नाप लो, तो वो इसकी परिधि आ जाएगी। इस पे भी धागा लगा के नाप लो, परिधि आ जाएगी, इस पे भी धागा लगा के नाप लो, परिधि आ जाएगी। उसके बाद इन सब का लेकर आओ डायमीटर, व्यास, ठीक है, व्यास, त्रिज्या और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। ये रेखा गणित जब हम करेंगे तब और बात करेंगे। तो ये लेकर आओ व्यास, किसका? इस वृत्त का, फिर इसका भी लाओ व्यास और फिर इसका भी लाओ व्यास, और
देखो तीनों सर्कल, तीनों वृत्त अलग अलग साइज के हैं, तो सबकी परिधि अलग अलग होगी, सबका व्यास अलग अलग होगा। तो फिर परिधि और व्यास जो भी मान आप यहाँ लाके और कैलकुलेटर में डाल के और आप बटन दबाना उसका, तो आप देखोगे कि इन तीनों का मान, तीनों का, चारों का, दसों का, इनका मान आएगा 3.14 डॉट डॉट डॉट, इसका भी आएगा 3.14 डॉट डॉट डॉट, इसका भी आएगा 3.14 डॉट डॉट डॉट। अभी शुरू में हो सकता है आप लोगों से गलत आ जाए, ठीक है, बट अगर आप बहुत सावधानी से करोगे तो अप्रोक्सीमेट यही मान आएगा, लगभग यही मान आएगा। तो सुनो बेटा, ये जो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, ये सब जगह एक जैसा आता है, छोटे वृत्त के लिए, बड़े वृत्त के लिए। तो इस अनुपात को एक नाम दे दिया है इसको, और वो नाम दिया है इन्होंने पाई। पाई और पाई, तो पाई कौन है? पाई है परिधि बटा व्यास का अनुपात, ये होता है पाई। और आपको पता है कि जो परिधि है उसका सूत्र आपने याद किया होगा 2 पाई आर। तो ये व्यास का मतलब 2r, त्रिज्या का दुगुना, और पाई ये गुणा होगा तो आएगा 2 पाई आर। ये सूत्र आपका परिधि का भी बना लिया हमने, इसको भी कभी भूल जाओ तो इस ट्रिक से आप याद कर लेना। तो अब काम की बात सुनो, हम तो बात कर रहे थे कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो सुनो, आपको बोर्ड पे कहीं दिखा क्या 22/7? 22/7 दिखा कहीं? नहीं, पाई का मान कभी 22/7 आता ही नहीं है, और जब 22/7 आता ही नहीं है तो फिर पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान हमेशा 3.14। एक और जनरल नॉलेज की बात बता दूं, पाई का इस 3 के बाद इस पॉइंट के आगे 5 लाख अंक तक ये अनुपात भारत के ही एक छात्र ने निकाला हुआ है। 5 लाख अंक तक, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 लाख, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और भी कोई निकालना चाहेगा 10 लाख 20 लाख तक चलता रहेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो फिर वो 22/7 कौन है? 22/7 बच्चों सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब 22/7 को अगर हम डिवाइड करें तो इसका मान भी 3.14 आता है। इसलिए गणना करने के लिए हम 22/7 काम में ले सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन पाई का असली मान 3.14 डॉट 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 होता है। तो फिर बताओ, अब हम पाई को परिमेय में डालें या अपरिमेय में? अब हम पाई को डालेंगे अपरिमेय संख्याओं के अंदर, ठीक है, ये पाई का मतलब हो गया। ठीक है जी।